नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पेपर 1 से रिलेटेड, आप जानते हैं कि पेपर 1 में मेजर पोर्शन है जो दोस्तों पेपर 1 का जो मेजर पोर्शन है आपका करंट अफेयर्स है। पेपर 1 का मेजर पोर्शन है करंट अफेयर्स है। ओके, तो उसी का हम करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इस समय का, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, क्या पूछ सकता है, अच्छी करंट अफेयर्स दोस्तों, ये फालतू नहीं, अच्छे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, जिस पर क्वेश्चन बनता है, तो वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 का तो मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स है, तो इसको अच्छे से पढ़ना ही चाहिए दोस्तों। पढ़ते रहें, थोड़ा बहुत डेली पढ़ते रहें, तब जाके ही कहीं ना कहीं आप अंत में आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। नहीं तो अंत सब चीज़ को अंत के लिए रखिएगा, तो अंत में आपके एक बर्डन हो जाएगा, अचानक बहुत सारा बर्डन एक साथ आ जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगा। शुरू धीरे धीरे हल्का हल्का पढ़ते जाइएगा, सब चीज़ को बैलेंस बना के। पेपर 2 को भी पढ़ना है, पेपर 1 को भी पढ़ना है। पेपर 1 में तो करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना ही है, साथ साथ कुछ हिस्ट्री वगैरह सभी देखते रहे दोस्तों। अभी तक ये कोई क्लियर नहीं कर रहा है। हम भी जहाँ से पूछ रहे हैं दोस्तों, अच्छे शिक्षक से भी पूछ रहे हैं, कुछ टीचर से, कोई कह रहे कि सर करंट अफेयर्स पूछेगा, लेकिन कोई और कहते कि नहीं, बीपीएससी का जो ट्रेंड है जनरल स्टडीज में जो सब पूछता है सब पूछेगा। तो थोड़ा बहुत ये सभी पढ़ते रहे, लेकिन करंट अफेयर्स को तो अच्छे से देखना ही चाहिए कि मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स का रहेगा। करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से लिखा है तो करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले हम आशा करते हैं आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। किसी का जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है, आप एडिट का ऑप्शन आएगा दोस्तों, उसके बाद एडिट करके जो भी फाइनल सबमिट है उसको मतलब स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अच्छे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत आपको डल लग सकता है, गड़बड़ लग सकता है, लेकिन हम सभी चीज़ को स्पष्ट बोलेंगे। आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। नोटबुक बना लीजिए दोस्तों, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी हम सब दिन से बोलते आ रहे हैं। पेपर 2 का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं, उसको पेपर 2 में आप एकदम ऑब्जेक्टिव जो है उसको लिखा कीजिए ऑप्शन के साथ, पढ़ा कीजिए डेली कुछ ना कुछ 10-5 क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। महीना में देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और एग्जाम का भी बहुत दिन टाइम बाकी है, पहले ये सब एग्जाम होगा, उसके बाद ही एग्जाम होगा, तो थोड़ा थोड़ा कीजिएगा तो हो जाएगा। उसी प्रकार से करंट अफेयर्स का भी आपको कॉपी बना लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट, देखिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? अच्छे से सुनिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का है। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि आपका 2022 में एग्जाम होगा तो सिर्फ 2022 का ही पूछेगा दोस्तों। अक्सर है कि एक साल पीछे का 2021 का, मतलब जो भी एक साल पीछे होगा, चाहे जिस भी ईयर में आप एग्जाम दे रहे हो, एक साल पीछे का भी करंट अफेयर्स का अच्छा पोर्शन आता है। इसलिए 2021 का भी जो मतलब मेन टॉपिक सब है उसको भी पढ़ना चाहिए। देखिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ये किसको दिया गया है? तो पीआर श्रीजेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीआर श्रीजेश, इनका नाम मतलब ये हाल ही में सुर्खियों में रहे थे ओलंपिक के टाइम में, क्योंकि ये गोल कीपर थे। इस बार जानते हैं कि इस बार ओलंपिक में जो भारतीय हॉकी टीम थी, उसने हॉकी टीम में क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उसके ये गोल कीपर थे। पीआर श्रीजेश गोल कीपर थे, भारतीय हॉकी टीम के गोल कीपर थे टोक्यो ओलंपिक में, आपको पता होगा। ठीक, तो ये सेकंड भारतीय है, ध्यान रखें। मिला है इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट का प्राइस, उनको मिला, लेकिन ये सेकंड भारतीय है। इससे पहले एक और भारतीय जिन्होंने ये पुरस्कार मिल चुका है, वो थी रानी रामपाल। रानी रामपाल को 2019 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ईयर 2019 में उनको मिल चुका है। लेकिन फिलहाल जो 2021 का ध्यान रखेंगे आप, पीआर श्रीजेश कौन है? तो हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट जो 2022-23 का 1 फरवरी को जो दोस्तों बजट आया है, बजट से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। और सभी एग्जाम में तो बजट से क्वेश्चन रहते ही हैं, तो बजट को भी एक अच्छा सा पोर्शन आपको ध्यान में रख के, मतलब बजट को बढ़िया से पढ़ना होगा। एक ना एक क्वेश्चन उससे जरूर आएगा ही आएगा, 100% है दोस्तों। बजट से क्वेश्चन प्रत्येक साल रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करके डेली कुछ ना कुछ हम आपको बताते रहेंगे। देखिए ध्यान से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जिसने 2022-23 का बजट पेश किया था 1 फरवरी को। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों, जो मतलब वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों का मतलब आप सुने होंगे, एक का नाम जो बहुत सुर्खियों में भी, क्रिप्टो करेंसी। ये सब क्या है दोस्तों? वर्चुअल डिजिटल, इसको मतलब पेमेंट वगैरह कह सकते हैं। आपको मतलब हैंड में कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, ये सब ऑनलाइन ही होगा। तो उस पर कितना टैक्स लगाने की बात की है, इन्होंने घोषणा की है 30% टैक्स। या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिप्टो करेंसी पर कितना टैक्स लगेगा, 30% टैक्स, या ये शब्द देखिए कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कितना टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया, तो 30%। ठीक, डिजिटल रूपी लॉन्च होगी, जो डिजिटल कॉइन होगा वो लॉन्च होगा दोस्तों, और ये ब्लॉकचेन टर्मिनोलॉजी पर आधारित होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया है वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, किस तकनीकी पर? तो
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? पहले तो अध्यक्ष कौन है, सभी का अध्यक्ष पूछता है दोस्तों आपको, जैसे हम यहाँ पे LIC का अध्यक्ष बता रहे हैं, LIC का तो पूछता ही है, या जो भी आर्थिक सलाहकार कौन है, BSF के अध्यक्ष कौन है, CISF के अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक या अध्यक्ष जो भी हो, CRPF के कौन है, असम राइफल्स के कौन है, तो जितना बड़ा बड़ा पोस्ट है ना दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कौन है, मतलब अध्यक्ष वगैरह या महानिदेशक जो भी हो, अधिकतर मतलब ये सब रहता है। तो इन सब पे आपका पकड़ होना चाहिए, ये सब टॉपिक है, किसी को मिस मत कीजिए, किसी न किसी से क्वेश्चन आ ही सकता है दोस्तों। अगर सभी को अच्छे से देखिएगा तो एक न क्वेश्चन आपको पकड़ा ही जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आप जानते हैं, क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल का कंपटीशन है, तो मेहनत तो भी बढ़िया करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल मार्च 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? मतलब इस बार हो सकता है रिटायर होने वाले हो या जो भी इनका ट्रांसफर वगैरह होता है, लेकिन इनका कार्यकाल जो है मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये कौन है? ये है MR कुमार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि LIC का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, तो MR कुमार दोस्तों ध्यान रखेंगे, MR कुमार जो है LIC के अध्यक्ष हैं, भी चेयरमैन है। ठीक, LIC की जो स्थापना हुई थी 1956 का अधिनियम, 1956 के अधिनियम से इसका स्थापना हुआ था। और LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक, LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में, थोड़ा बहुत ये सभी आपको पता होना चाहिए। LIC भी अभी चर्चा में, खूब चर्चा में दोस्तों, बजट में भी इसके मतलब इसके बारे में बोला गया है, क्योंकि LIC का IPO आने वाला है। ये एकदम शेयर मार्केट का टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द मतलब इसका यूज़ किया गया है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। हो सकता है आप लोग जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते होंगे या ICICI वाला में, तो उसमें IPO सबका मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है। वो जानते होंगे जो म्यूचुअल फंड वगैरह शेयर मार्केट से लेना देन करते हैं, लेन देन ट्रांजेक्शन वगैरह, तो उनको पता होगा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है इनका मतलब, आपको ये याद रखना चाहिए फुल फॉर्म। ये क्या होता है, देखिए, जब भी किसी कंपनी के शेयर पहली बार जनता के लिए लाए जाते हैं उसे IPO कहते हैं। जब भी किसी कंपनी, जैसे LIC का अभी मतलब पूरा का शेयर किसका था दोस्तों, सरकार का था, बिहार मतलब भारत सरकार का था। लेकिन अब सरकार उसको कुछ बेचना चाहती है, कुछ शेयर उसको अपना, हो सकता है 10% बेचे, 5% बेचे, जो भी बेचे वो कुछ बेचेगी, उसी को क्या कहते हैं IPO। मतलब जनता के लिए जब वो शेयर मतलब आता है तो उसी को क्या कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क, जिसको जियो पार्क इंग्लिश में कहते हैं, स्थापित करने की मंजूरी दी है? देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के किस राज्य में भू पार्क मतलब जियो पार्क स्टैब्लिश करने की जो है परमिशन दी है? तो ये ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर के लम्हेटा गाँव, जबलपुर में जो तो एक जगह है लम्हेटा गांव, वहाँ पर जियो पार्क को मतलब स्थापना करने की मंजूरी दी है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। यहीं पर क्यों दिया है, तो जो लम्हेटा गांव है दोस्तों, यहाँ पर कभी डायनासोर का अवशेष मिला था, मतलब डायनासोर का जो भी जीवाश्म वगैरह ये वहाँ से मिला था। ओके, इसलिए इस लम्हेटा गाँव में जियो पार्क स्थापित करने का मंजूरी दी है कौन? GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर्स का है इसलिए। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार, जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए हैं? मतलब अब इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है 2021-22 का, उसमें अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक स्टार्टअप, मतलब सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। ये क्वेश्चन अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टअप का बात जब भी होता है तो मतलब थोड़ा बहुत सबको मन में आने होता है सिलिकॉन वैली, जो अपने यहाँ सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में, उसका मतलब थोड़ा बहुत ध्यान आने लगता है सभी के मन में। अगर कोई पढ़ के नहीं जाएंगे तो निश्चित है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा आपको, दिल्ली रहेगा, बेंगलुरु रहेगा, मुंबई रहेगा, मान लीजिए कानपुर रहेगा। तो अक्सर जो विद्यार्थी है बेंगलुरु पर, स्टार्टअप का जब भी नाम आता है तो स्टार्टअप अधिकतर कहाँ, बेंगलुरु समय ही होता है ये सब चीज़। सिलिकॉन वैली है, कंप्यूटर का मतलब हब है, वहाँ पर IIT का हब है, इसलिए लोग के मन में बेंगलुरु जाता है, लेकिन है कौन? दिल्ली। ओके, ध्यान रखेंगे दिल्ली सेकंड स्थान पे है बेंगलुरु दोस्तों। ओके, सेकंड स्थान पे है बेंगलुरु, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? यूनिकॉर्न बताए थे, क्या है यूनिकॉर्न? तो जो बड़ा स्टार्टअप है दोस्तों, जो बड़ा स्टार्टअप होती है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं।
तो यूनिकॉर्न के मामले में मतलब बड़े बड़े स्टार्टअप के मामले में भारत कौन से स्थान पे है, तो तीसरे स्थान पे है। थर्ड स्थान पे है, फर्स्ट पे यूएसए अमेरिका, सेकेंड स्थान पे चाइना और थर्ड पे अपना भारत। भारत में 44 यूनिकॉर्न है, मतलब भारत में 44 है जो बड़ा बड़ा स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय मतलब कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? ये भी हाल ही का घटना है। हाल ही में किस देश ने पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम, जो भी चीज़ पहला होता है दोस्तों ये तो अधिकतर पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, तो ये तो कोई भी बता सकता है। लेकिन आप ये बताइए भारत का पहला निर्वाचन आयोग कौन था, भारत की पहली महिला निर्वाचन आयोग कौन थी, भारत के प्रथम जो है फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति वगैरह कौन थे? तो फर्स्ट से क्वेश्चन अधिकतर आते ही रहता है दोस्तों। या फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थी? तो फर्स्ट से अधिकतर क्वेश्चन आता है। तो ये भी क्वेश्चन इसलिए खास है कि पहली बार जो है कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब इससे पहले वो टैक्स नहीं लगाती थी ऑफिस वगैरह पर। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है वहाँ जो भी ऑफिस था उस पर टैक्स नहीं लगाता था। तो कौन घोषणा किया कि अब वो टैक्स लगाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है दोस्तों वो आप बोला है कि अब जो भी वहाँ पर कॉर्पोरेट होगा उस पर टैक्स लगाएगा। क्योंकि क्या करती थी बहुत सारे ऑफिस वहाँ पर अपना ऑफिस खोल देती थी, उसको कोई टैक्स ही देना नहीं पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर था ऐसा कि बिना टैक्स का ही आप वहाँ पर ऑफिस वगैरह खोल सकते थे। लेकिन आप जानते हैं यूएई का मतलब जो मेन है टूरिज़्म से है, उसका जो मेन जो है आय का स्रोत है, इनकम का स्रोत है क्या, टूरिज़्म है। तो चाहता है कि थोड़ा बहुत और बढ़ाएं, क्यों अगर कोई उसके यहाँ कोई अपना ऑफिस बना रहा है, कोई बड़ी बड़ी संस्था है, जाके अपना ऑफिस कहाँ बना लेता था, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। तो बाहर से आए हो तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो पहली बार जो कॉर्पोरेट, इससे पहले और जगह है लेकिन जो यूएई है संयुक्त अरब अमीरात पहली बार ये लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ये छपेगा, निश्चित है छपेगा, 100% है ये छपेगा दोस्तों, क्योंकि रामसर साइट से प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है। देखिए इसका आंसर है 49। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए फरवरी 2022 हाल ही का घटना है। इसमें क्या है, खिजादिया का है गुजरात में है, और बखीरा यूपी में, बखीरा का है यूपी में है। ये वन्यजीव अभयारण्य था, लेकिन इसको रामसर स्थल मतलब रामसर साइट में इसको ऐड किया है। तो टोटल अब मिला के कितना हो गया, 49 रामसर साइट हो गया है। मतलब इस दोनों को छोड़ दें तो पहले कितना था, 49 रामसर साइट था, ठीक। लेकिन अब इसको ऐड कर लिए तो टोटल 49 रामसर साइट हो गया है। नंबर से भी पूछता है कि भारत में कितने टोटल रामसर साइट है, विश्व विरासत कितनी है, वर्ल्ड हेरिटेज कितना है, अमूर्त विरासत कितना है, ये सब क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो टोटल कितना है, 49 है। नवीनतम पूछ देगा तो खिजादिया कहाँ है, गुजरात में है, और बखीरा उत्तर प्रदेश में, क्या है, रामसर साइट है। बिहार में भी कुछ रामसर साइट है। एक बेगूसराय में है कालरब झील दोस्तों, उसको कॉलर झील या कालरब झील ऐसे कुछ करते हैं, वो भी क्या है, रामसर साइट में है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, देखिए स्पिरिट मतलब होता है खेल भावना, क्रिकेट का जो खेल भावना अवार्ड किसको दिया है, 2021 का से सम्मानित किया है। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है, मतलब दिया है 22 में लेकिन अवार्ड है 21 का। तो ये है आपका डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के हैं, उनको मतलब खेल भावना के लिए पुरस्कार दिया गया है आईसीसी का। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरिल मिशेल, न्यूजीलैंड। हाल ही में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, कितने लोगों को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है तो 12 लोगों को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया दोस्तों, 12 लोगों को, जिसमें हम एक बार नाम बोल देते हैं थोड़ा बहुत। अवनी लखेरा है, पैरा ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीती है। सुमित अंतल है, इन्होंने भी पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। मनीष नरवाल को दिया गया है, प्रमोद भगत को दिया गया है, कृष्णा नागर को दिया गया है। ये सब पैरा ओलंपिक वाले थे। पैरा ओलंपिक वाले दोस्तों 5 हैं, अवनी लखेरा, सुमित अग्रवाल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, ठीक। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जी को भी क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। लवलीना बोहरगोल को नाम सुने होंगे। रवि दहिया, मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन थे, अपना जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें। पीआर सरीजेस जिसका दोस्तों नाम हम ऊपर में पढ़े हुए हैं, अभी जिसको एक अवार्ड मिला था पीआर सरीजेस, आप देखे होंगे ऊपर में उसको। मिताली राज जोधपुर की जो है उसको मिला हुआ है, और सुनील छेत्री जो फुटबॉलर है, इस सब को क्या मिला, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। टोटल 12 लोग हैं जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक। इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है, ध्यान रखेंगे
25 लाख रुपया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। पहले इसी का नाम आप जानते हैं क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा परम परवेगा। परम परवेगा हाल ही में चर्चा में था। परम परवेगा क्या है, चर्चा में रहा परम परवेगा क्या है, तो यह सुपर कंप्यूटर क्या है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर है। इसका स्थापना कहाँ किया गया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इसको मतलब स्थापना इसका स्थापित किया गया है और इसका निर्माण किया है सीडैक। सीडैक कंपनी है पुणे, सीडैक कंपनी पुणे ने इसको निर्माण किया है। ओके, तो परम परवेगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, परम परवेगा क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों परम 8000 था, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक मतलब बिजनेस पार्टनरशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, कौन सा देश है, तो फर्स्ट स्थान पे यूएसए। सबसे मतलब शीर्ष स्थान की बात किया है तो टॉप स्थान के टॉप प्लेस के बारे में बात किया तो यूएसए आंसर जाएगा, अमेरिका। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए क्रम के बारे में पूछ देगा तो सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड पे है यूएई संयुक्त अरब अमीरात और फोर्थ पे है सऊदी अरबिया। फोर्थ पे है दोस्तों सऊदी अरबिया, ध्यान रखेंगे। टॉप पे है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक, देखिए ये है लेखा महानियंत्रक मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जिसको सीजीए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नियुक्त किया है। मतलब 2022 का नया जो है लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया है, सीजीए, तो यह है सोनाली सिंह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक होता है सीजीए, इसमें कन्फ्यूजन ना हो, एक होता है सीएजी। ठीक, सीएजी को अधिकतर लोग कैग बोल देता है, ये है सीजीए। ये था लेखा महानियंत्रक आपका। सीजीए क्या होता है दोस्तों, लेखा महानियंत्रक है। और ये जो सीएजी होता है ये होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों आपका है गिरीश चंद्र मुर्मू, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार। गिरीश चंद्र मुर्मू है सीएजी, करंट में सीएजी आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। और सीएजी के बारे में अनुच्छेद किसमें, आर्टिकल 148 अनुच्छेद में इसको लिखा हुआ है। 148 से 151 अनुच्छेद में इसके बारे में लिखा गया है सीएजी के बारे में। लेकिन सीजीए कौन है, सोनाली सिंह है, ये ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चंद्रयान 3 जितना भी चंद्रयान है, मंगलयान है, चंद्रयान 2 जो पहले छोड़ा गया था दोस्तों, सबसे भी क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखें। चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है, मतलब चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कौन सा मतलब जो है सही है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट है, इसे अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसको अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, हाल ही में घोषणा हुआ है। इसमें एक ऑर्बिटर होगा और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा, एक ऑर्बिटर होगा, एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा, बिल्कुल सही है। जैसे आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था दोस्तों, उसमें भी एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम और एक ऑर्बिटर था उसमें, उसका नाम था प्रज्ञान। ऑर्बिटर जिसका प्रज्ञान था, ये आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी 2019 जब हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंडर का क्या नाम था, तो इन सबसे क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यह चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन है, बिल्कुल चंद्रयान 2 जो छोड़ा गया था उसी का उत्तराधिकारी मिशन है दोस्तों। क्यों, क्योंकि चंद्रयान 2 आपको ध्यान होगा गया तो यहाँ सक्सेसफुल, तो मतलब लॉन्चिंग हो गया था सही से, एकदम पहुँचने वाला था कि चंद्रमा के सरफेस से दोस्तों हल्का थोड़ा ही ऊपर, कुछ किलोमीटर ऊपर में, इसमें अचानक कुछ न कुछ खराबी हो गया, धड़ाम से गिर गया सरफेस पे और ये असफल हो गया। कि चंद्रयान 2 था दोस्तों, असफल हो गया, तो इसी के चंद्रयान 3 जो छोड़ रहा है उसी का उत्तराधिकारी है। तो सभी सही है, उपयुक्त सभी क्या है, सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है, मतलब सभी सही हैं। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सभी सही है, आंसर डी है, सभी सही है, ध्यान रखेंगे। तीनों स्टेटमेंट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए सतीश धवन केंद्र, नाम सुने होंगे, सतीश धवन केंद्र, जो भी मतलब सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है, कहाँ से छोड़ा जाता है, ये सतीश धवन केंद्र से। इसरो का क्या है, ये परिक्षेपण स्थान है, मतलब लॉन्चिंग स्टेशन है, यहाँ से इसको लॉन्च करता है। तो जब मिसाइल लॉन्च करना हो, सॉरी मिसाइल रॉकेट लॉन्च करना हो, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है तो सतीश धवन से करता है। ये कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा का है आंध्र प्रदेश में। लेकिन इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय आपको याद होगा बेंगलुरु। कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में है इसरो। ठीक है, लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन कौन है। इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाला, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव युक्त, मतलब मानव जाएगा उसमें दोस्तों,
मानव युक्त मिशन कौन सा है? तो ये है गगनयान, ये है गगनयान। ठीक, इसमें क्या है कि मानव जाएगा अंतरिक्ष में। अभी तक इसरो का अपना कोई नहीं गया है, राकेश शर्मा गए हुए हैं, लेकिन इसरो के माध्यम से नहीं गए हुए दोस्तों, अमेरिका या रशिया के मतलब थ्रू गए हुए हैं। तो ये जो है इसरो भेजेगा गगनयान, जिसमें मानव युक्त मिशन होगा। इसके लिए जो विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, मतलब जो भी इसके लिए विकास इंजन है उसका सफल परीक्षण कर लिया गया है, और मतलब हो सकता है उसको लॉन्च करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 5वीं बार खिताब जीता है, लगातार 5वीं बार, सॉरी लगातार नहीं है लेकिन 5वीं बार खिताब जीता है अब अंडर 19 कप में। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में 5वीं बार जो भारत खिताब जीता है, किसको हराकर? तो ये है इंग्लैंड, मतलब 5वीं बार इंग्लैंड को हराकर जीता है। इससे पहले किसी और को हरा कर जीता होगा। इससे पहले आप विराट कोहली की भी कप्तानी में मतलब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पृथ्वी शॉ की कप्तानी में जीता हुआ है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इस बार 5वीं बार जीता है इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम लघु जीवनी के लेखक कौन है? देखिए नीरज चोपड़ा तो एकदम बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गए हैं दोस्तों, जब से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक, भाला जो फेंका था उसमें, ठीक है, कितना मीटर भाला फेंका था वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 87.58 मीटर, 87.58 मीटर मतलब भाला फेंका था। ठीक, 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त 2020 को। इसलिए जो भारत सरकार है घोषणा की है कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखें, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, माना जाएगा आगे से भी। और 7 अगस्त को ही इन्होंने मतलब 87.58 मीटर जो भाला फेंका था, रिकॉर्ड था, जिसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो इन्हीं पर एक जीवनी लिखा गया है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो जीवनी लिखा गया है, इसके लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल। कौन है? नवदीप सिंह गिल। पूछा जा सकता है, बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन रहता है तो पूछा जा सकता है, नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बस ये ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में, हैदराबाद में है। ये मतलब क्यों चर्चा में है? तो इनका जो है 50 साल पूरा हो गया, स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है, स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है हैदराबाद में, 50 साल पूरा हो गया है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये फेमस है। हो सकता है पूछ दे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी, कजरी मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल एरिड जोन, आप लिख लिए सही से, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जोधपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। कजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में, ध्यान रखें, जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेरी, NEERI, नेरी ये एक पर्यावरण इन्वायरमेंटल रिलेटेड एक संगठन है। नेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुर, एन से नागपुर, ध्यान रखें, नेरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, इंपॉर्टेंट है। फिर है CDRI दोस्तों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब खूब ज़्यादा चर्चा में रहा है कोविड के टाइम में। CDRI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लखनऊ, CDRI का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो करनाल, हरियाणा। ओके, करनाल, हरियाणा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे लगा करंट अफेयर्स का दोस्तों बताना चाहिए, तो हमने आपको बताया है। प्लीज़ आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, अच्छा लगा हो तो थैंक्स करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। एग्जाम से रिलेटेड जो भी कोई क्वेरी होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है आपका, कहाँ एडिट करना है, नहीं करना है, कब एडिट होगा, क्या क्या एडिट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड, एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड दोस्तों हम मतलब इस पर जानकारी आपको अपडेट करते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। अभी से जितना जल्दी से अपन लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे, और जितना लगन से मेहनत करेंगे, तो आप तो जानते हैं दोस्तों कि इससे सुनहरा अवसर तो शायद BPSC के मतलब पूरे इरा में नहीं होगा इतना जल्दी भी। अगर मतलब बिना मेंस का, बिना इंटरव्यू का, ऐसा कोई मतलब BPSC का कोई है ही नहीं प्रेस्टिजियस जॉब जो है, कोई भी प्रेस्टिजियस जॉब दोस्तों है ही नहीं ऑफिसर लेवल का। तो थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना चाहिए दोस्तों, ताकि ये एग्ज़ाम आप अच्छे से निकाल सके और अपने माता पिता का जो भी सपना है उसको साकार सके, अपना सपना भी होगा साकार सके, और जीवन के और भी बहुत सारी अभिलाषाएं होंगे जो इसके बाद भी पूरा होगा। तो पढ़ते रहें, थोड़ा बहुत डेली कुछ न कुछ पढ़ते रहें,
ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ कैसा लगा चैनल आपको हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अच्छा लगा हो या कहीं कुछ कमी रह गया तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।